फ्रेंड्स, आज से हम इस YouTube चैनल द्वारा म्यूज़िकल नोटेशन सीखने जा रहे हैं। म्यूज़िकल नोटेशन को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं देखने को मिलती है, खास करके स्टाफ नोटेशन को लेकर। ऐसा समझा जाता है स्टाफ नोटेशन सीखना बहुत ही कठिन है और वह सीखने में बहुत समय भी लगता है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टाफ नोटेशन अगर सही तरीके से सीखें तो यह बहुत ही आसान और सरल है, और नोटेशन रीडिंग एक बार आ जाए तो संगीत सीखना बहुत ही आसान, सुबोध, दिलचस्प और बहुत ही प्लेजरेबल हो जाता है। दूसरी एक बात ऐसी भी है कि संगीत का थियोरेटिकल ज्ञान जो आज इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसे पाने के लिए स्टाफ नोटेशन को जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, इस सीरीज द्वारा हम बिल्कुल ही अलग अंदाज से, मैं फिर से दोहराता हूँ कि हाँ, बिल्कुल ही अलग अंदाज से स्टाफ नोटेशन सीखने जा रहे हैं। इस सीरीज की यह पहली कड़ी तो हम वेस्टर्न तरीके से ही सीखेंगे, परंतु इस सीरीज के दूसरे वीडियो से हम इसे बिल्कुल अलग ढंग से सीखेंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसे अगर नियमित रूप से अभ्यास करोगे तो आसानी से बहुत जल्द ही उसे सीख पाओगे। इस सीरीज के लिए मैं हारमोनिका और गिटार के लिए लेसन्स बनाऊंगा, लेकिन आप इसे किसी भी वाद्य यंत्र के लिए काम में ला सकते हो। इस वीडियो में हम पारंपरिक वेस्टर्न तरीके से ही हमारा फर्स्ट लेसन करेंगे, क्योंकि इस नोटेशन सिस्टम को इसके मूल रूप से सीखना भी अत्यंत आवश्यक है। मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो के अंत में स्वरों को याद करने के लिए जो एक्सरसाइज दिया गया है, उसे आप नियमित रूप से कम 1 सप्ताह के लिए अभ्यास कीजिए और फिर मेरे दूसरे वीडियो के लिए जाइए। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, मगर इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि यह और किसी के काम में आ जाए। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि म्यूजिक कैसे लिखा जाता है। म्यूजिक नोटेशन जिस पर लिखा जाता है वह एक 5 लाइन्स और 4 स्पेसेस का सेट होता है, जिसे हम स्टाफ या स्टेव कहते हैं। उन 5 लाइन्स को इस तरह से नंबर दिए हुए हैं। यह है लाइन नंबर 1, फिर यह है लाइन नंबर 2, यह है लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4 है और ये लाइन नंबर 5 है। उसी तरह ये जो स्पेसेस है यहाँ पे, मतलब दो लाइंस के बीच में जो जगह है वो स्पेस है। एक स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। तो इस स्पेस इन स्पेसेस को भी एक नंबर दिया गया है। तो ये है फर्स्ट स्पेस, ये सेकंड स्पेस है, ये थर्ड स्पेस है और ये फोर्थ स्पेस है। तो कृपया ध्यान दें कि लाइंस को और स्पेस को जो नंबर दिए गए हैं वह नीचे से ऊपर जाते हैं और ना कि ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन। अभी स्टाफ के एक्सट्रीम लेफ्ट में एक चिन्ह अर्थात एक सिंबल लिखा जाता है। ऐसे इसे क्लेप कहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लेप्स होते हैं, लेकिन हमारे उद्देश्य के लिए हमें केवल 2 ही क्लेप सीखने हैं। इसमें यह है जी क्लेप या ट्रेबल क्लेप, और यह है एफ क्लेप या बेस क्लेप। कई लोग इसे बास क्लेप भी कहते हैं। बाकी अन्य जो क्लेप्स हैं वह हम आगे जरूरत पड़ने पर सीखेंगे। अब हम देखेंगे कि स्टाफ लाइंस पर नोट्स अर्थात स्वर किस तरह से लिखे जाते हैं। यह है नोट ई। उस पश्चात उन नोट्स का पोजीशन एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है। अब देखेंगे तो ये पहले लाइन पर लिखा गया है, फिर ये उसके ऊपर वाले स्पेस पे, मतलब पहले स्पेस में लिखा गया है, फिर वो उसके ऊपर वाले लाइन पर, मतलब दूसरे लाइन पर लिखा गया है,
फिर वो उसके ऊपर वाले स्पेस में, मतलब सेकंड स्पेस पे लिखे गए हैं। इस तरह से वो एक एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो उनके नाम भी एक एक अल्फाबेट ऊपर जाते हैं। देखिए, ई है, एफ है, जी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। नोट जैसे जैसे एक एक स्टेप ऊपर जाते हैं, उनका नाम भी एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है। उसी तरह से हम जब डाउनवर्ड जाएंगे, तो ई के नीचे वाला नोट एक स्टेप नीचे है, तो वो ये डी कहलाएगा। और डी से एक स्टेप नीचे ये सी कहलाएगा। अब हमें इन स्वरों को याद करना है। यह थोड़ा सा कठिन जरूर लगता है, क्योंकि सारे चिन्ह जो है एक जैसे ही दिखते हैं, आइडेंटिकल लग रहे हैं वो। जैसे ही ई है, सेम शेप एफ का भी है, सेम शेप जी का भी है, सेम शेप ए का भी है। मगर वो जब अपनी जगह चेंज करते हैं तो उनका नाम भी बदली हो जाता है। इसके लिए वो थोड़ा याद करना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इसके लिए बहुत पहले से ही दुनिया भर में एक प्रभावी ट्रिक काम में लाई जाती है। वो ऐसी है कि देखिए, जो स्पेस में जो नोट्स लिखे हुए हैं, वो अगर हम यहाँ पे इकट्ठा लिख देंगे, जैसे कि एफ है, यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा नोट जो स्पेस में है वो ए है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। तीसरा जो स्पेस में नोट है वो सी है, उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। और फिर ये ई है, यहाँ पे लिख दिए। तो ये चार नोट्स यहाँ पे लिख दिए, FACE। तो एक यहाँ पे वर्ड बनता है फेस। तो आप अगर ये वर्ड याद करोगे, तो आपको ये चार नोट्स तो याद हो गए। इसके अलावा जो बचे हुए नोट्स है वो लाइंस पे है। ये फर्स्ट लाइन पे कोई नोट लिखा है वो ई होता है। सेकंड लाइन पे जो नोट लिखा है वो जी है। थर्ड लाइन पे जो नोट लिखा हुआ है वो बी है। तो इस तरह से वो नोट्स लिखे हुए हैं। अगर वो नोट्स हम यहाँ पे इकट्ठा लिख देंगे, तो वो है E, G, B, D और F। तो उसको याद करने के लिए आप ये सेंटेंस याद कर सकते हो, एवरी गुड बॉय डज फाइन। तो हर एक शब्द का जो पहला अक्षर है वो नोटों का नाम निर्देश कर रहा है। जैसे कि एवरी मतलब ई, गुड मतलब जी, बॉय मतलब बी, डज मतलब डी, फाइन मतलब एफ। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको इसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फेस को याद रखोगे तो बाकी के सब स्वर भी आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये एफ है, तो उसके एक स्टेप नीचे ई रहेगा। फिर उसके एक स्टेप नीचे, मतलब सेकंड लाइन पे, ये जी रहेगा। आपने ए याद किया हुआ है, तो उसके एक स्टेप ऊपर, मतलब थर्ड लाइन पे रहेगा, वो बी रहेगा, ए और बी। उसके बाद में आपने सी याद किया हुआ है, तो सी के ऊपर वाला जो लाइन है, मतलब फोर्थ लाइन, वो डी है। क्योंकि ये सी है तो ये डी है। और फिर आपने ई याद किया है, तो ई के ऊपर वाला जो लाइन है, मतलब फिफ्थ लाइन, उसके ऊपर वो एफ होगा। क्योंकि ये ई है तो एफ होगा। तो कृपया ध्यान रखें कि स्वरों के ये जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो सिर्फ अगर ये डी क्लेफ है तो ही ये सही है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा क्लेफ हो तो इनके नाम बदल जाते हैं। लेकिन अभी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, जब समय आएगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मेरे आगे वाले आने वाले वीडियो के जरिए। अभी इन स्वरों के सिवा ताप के नीचे भी स्वर लिखे जाते हैं, ऊपर भी स्वर लिखे जाते हैं। तो इसके लिए आपको स्टाफ के नीचे कुछ लाइंस को इमेजिन करना है, सिर्फ कल्पना करना है, आपको लिखने नहीं है वहां पे। इन लाइंस का केवल एक छोटा सा हिस्सा आ, इन नोट के साथ लिखा जाता है, जैसा कि ये लिखा हुआ है। आप देखेंगे, ये लाइन कंसीडर किया हमने। तो उसके इन लाइन के बदले में हमें सिर्फ इतने लाइंस के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे लिखने हैं, कि ये और ये। उसी तरह से जो स्टाफ के ऊपर जो लाइन सुर लिखे गए हैं वो भी ऐसे है। ए है, एक स्टेप ऊपर जाने के बाद ये बी हो जाता है। एक स्टेप ऊपर जाने के बाद में ये ई हो जाता है। एक स्टेप ऊपर जाने के बाद में ये ई होता है। और एक स्टेप ऊपर जाने के बाद में ये एफ होता है।
तो ये पूरी लाइन नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ इस लाइन के छोटे टुकड़े यहाँ पे, जिसे हम लेजर लाइन कहते हैं। तो ये लेजर लाइंस यहाँ पे लिखे जाएंगे। और नोटेशन में कुछ और भी सिंबल्स लिखे जाते हैं, जिसमें यह शार्प का सिंबल है, यह एक फ्लैट का सिंबल है, और फिर ये है नेचुरल का सिंबल। अभी नेचुरल साइन हर नेचुरल नोट पे लिखा नहीं जाता है, मगर वह कुछ खास कारणवश ही लिखा जाता है। सही समय पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अब हम सुरों की अवधि अर्थात वैल्यू या ड्यूरेशन कैसे लिखा जाता है वह देखेंगे। तो यह है होल नोट, जो एक हॉलो नोट है। नोट के इस पार्ट को हेड कहा जाता है, तो ये हॉलो हेड है, और उसको इस तरह से एक स्टेम नहीं है, इसे होल नोट कहते हैं। ये होल नोट 4 बीट्स का होता है, यानी कि वो 4 बीट तक बजेगा। के बाद में ये जो नोट है, जो हॉलो हेड है और इसे एक स्टेम है, ये हाफ नोट है, तो ये 2 काउंट, मतलब 2 मात्रा या 2 बीट तक चलेगा। इसे क्वार्टर नोट कहते हैं, जिसमें एक सॉलिड हेड और स्टेम है। एक क्वार्टर नोट मतलब एक एक बीट तक, यानी कि एक एक मात्रा तक चलेगा। यहाँ पे मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचूंगा कि एक क्वार्टर नोट में थोड़ा सा, जो वर्ड की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिए, क्वार्टर नोट एक क्वार्टर बीट नहीं है, एक क्वार्टर नोट है। मतलब क्वार्टर नोट जो होता है वो एक मात्रा का होता है, एक काउंट लेता है। इसके बाद में यह है एट्थ नोट, मतलब इससे आधा है। मतलब एक बीट में ऐसे 2 नोट्स रहेंगे। फिर ये 16th नोट है, तो ऐसे एक बीट में 4 नोट्स आएंगे। और ये डॉटेड नोट है, इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगा। जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बढ़ने के लिए, सब इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी करने से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब मुझे लगता है कि आज के ये वीडियो के लिए इतना काफी है। जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं बाकी संबंधित चीजें जो है वो विस्तार में समझाता जाऊंगा। यहाँ पर अभ्यास के लिए मैंने कुछ स्वर बेतरतीब अर्थात रैंडम में लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे कॉपी करके उन्हें पढ़ने का प्रयास करें, ताकि कुछ ही दिनों में आप उनसे परिचित हो जाएं। और जितनी सहजता से आप अल्फाबेट एबीसीडी पढ़ते हो, इतनी ही सहजता से आप इस स्वरों को भी पढ़ पाओगे। और मेरी आने वाली वीडियोस में आप सहजता से नोटेशन रीडिंग का आनंद ले सकोगे।